तो स्टूडेंट्स आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी सदिशों से मिलता जुलता है, या यूँ कहें कि सदिश के जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर अपने ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं कि एक रेखा की दिक्कोजाएँ, फिर दिक्कोजाओं का आपस में संबंध, एक रेखा के दिक् अनुपात और 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात व दिक्कोजाएँ। ठीक है, 4 या 5 टॉपिक जिनको कह सकते हैं। यहाँ पर 2 टॉपिक हैं कि दिक् अनुपात भी और दिक्कोजाएँ भी हैं। तो सदिश से रिलेटेड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सदिश चैप्टर अच्छे से आना बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। बिल्कुल ही वैसे तो यहाँ पर अपने को बस यही ध्यान में रखना है कि जो नियम है जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं उनका यहाँ पर अपने को यूज़ किस तरीके से करना है। बस अब अपने को त्रिविम तल पर बात करनी है। जो भी बात करनी है वो किस पर करनी है, त्रिविम तल पर। और शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि एक रेखा की दिक्कोजाएँ। यहाँ से मतलब सदिश का हर जगह यूज़ होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हर जगह हम सदिश का यूज़ करते रहेंगे। तो देखो रेखा की जो दिक्कोजा है, दिक्कोजाओं का यहाँ पर मतलब क्या है। दिक्कोजा को वैसे तो बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन का मतलब हम जानते हैं दिशा से है, कोसाइन कोस के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सदिश से कैसे रिलेटेड है तो वो देखना। देखिए डायरेक्शन दिशा जो है, ठीक है, दिशा शब्द जहाँ भी आता है और यहाँ पर दिशाएं जो है हम अलग अलग की नहीं बात करेंगे, हमेशा हम निश्चित दिशाओं की ही बात करेंगे। हम निश्चित दिशाओं की बात करेंगे और हम जानते हैं कि जो निश्चित दिशाएं हैं या जो निश्चित दिशा होती है वो इकाई सदिश से संबंधित होती है। इकाई सदिश से क्या होती है, संबंधित होती है। और यहाँ से क्या चीज़ अपने को पता लगेगी तो वो ये कि जो अभी अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं कि रेखा की दिक्कोजाएँ संबंधित है इकाई सदिश के साथ में। ये पहली चीज़ अपने को पहले तो नोट के रूप में ध्यान में रखनी है, वो ये कि दिक्कोजाएँ इकाई सदिश के साथ संबंधित हैं। कि पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि दिक्कोजाएँ और इकाई सदिश दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, यूँ भी कह सकते हैं कि दोनों बातें एक ही हैं। अब यहाँ पर दिक्कोजाओं का मीनिंग क्या है, वैसे तो बता दिया कि इकाई सदिश से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम त्रिविम तल पर किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे तो वो देखिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक त्रिविम तल है इस तरीके से। मूल बिंदु ये एक्स अक्ष, इसे माना हमने वाई अक्ष और इसे माना हमने जेड अक्ष। ये हमारे पास कोई एक त्रिविम तल है। और अब अपने को करना क्या है, इस त्रिविम तल के ऊपर कहीं पर भी एक रेखा की रचना करनी है। वो रेखा कहीं भी हो सकती है कि मान लेते हैं कि ये वो एक रेखा है। ठीक है, ये हमने एक रेखा बना दी। अब अपने को करना क्या है, यहाँ से एक दिष्ट रेखाखंड निकालना है। ये एक रेखा की रचना कर दी और यहाँ से एक दिष्ट रेखाखंड। तो मान लो कि ये हमारे पास कोई दिष्ट रेखाखंड है, इसको नाम दे दिया ए बी। ये लीजिए, ये एक दिष्ट रेखाखंड है, इतना इतना ए बी। और इस दिष्ट रेखाखंड को स्वयं के समांतर रखते हुए मूल बिंदु पर लेकर आना है। इस दिष्ट रेखाखंड को स्वयं के समांतर रखते हुए अपने कहाँ लेकर आएंगे, मूल बिंदु पर। तो ये मूल बिंदु पर ले आए अपने, मतलब ए बिंदु जो है, ए बिंदु वो ओ पर आ गया और बी बिंदु यहाँ कहीं पर मान लिया मैंने पी पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और अब ये मत सोचना कि ये जो रेखा बनाई ये हमने इस बोर्ड के तल पर बनाई है। ये बोर्ड के तल पर नहीं है, क्योंकि अब हम सिर्फ त्रिविम तल पे ही बात कर रहे हैं कि ये एक्स अक्ष तो ठीक है, चलो इस तरफ ये एक्स अक्ष है, इस तरफ वाई अक्ष है, और ये जो जेड है वो इस तरीके से है। ठीक है, कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अच्छा, इस तरफ एक्स अक्ष है, ठीक है, तो इसके बैक साइड इधर एक्स डैश हो जाएगी। ऊपर की तरफ वाई बना रहे हैं तो नीचे वाई डैश है, और इस तरफ जेड बना रहा हूँ तो पीछे जेड डैश है। तो एक तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है कि 3 लंबवत रेखाएं हैं, मतलब इस तरीके से। 2 तो बना ही सकते हैं तल पे 2 तो बनेंगी एक्स डैश वाई और वाई डैश, 2 तो ही बन जाएंगी। लेकिन वो तीसरी कहाँ पर है, तो तीसरी यहाँ पर बनानी वो मुश्किल है, बन नहीं सकती। तीसरी अपने को दिमाग में ही रखनी पड़ती है कि इस तरफ जेड है और इसके पीछे जो है वो क्या है, जेड डैश है। तो यहाँ कोई एक ये त्रिविम तल हमारे पास
कि ये एक तरीके से इसको अपने अंतरिक्ष भी बोल सकते हैं या त्रिविम तल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये जो भी अपने पढ़ रहे हैं वो एक अंतरिक्ष के लिए पढ़ रहे हैं या स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्पेस के लिए या त्रिविम तल के लिए, अंतरिक्ष के लिए, एक ही बात है। तो अपने यहाँ पर इस तल में अपने को कोई एक रेखा की रचना करनी है। ठीक है, इस तल के अंदर अपने को एक रेखा की रचना करनी है, वो रेखा हमने बना रखी है और उस रेखा से हमने कोई एक दिश रेखाखंड निकाल दिया। ये AB, जो AB है वो एक दिश रेखाखंड है। अब इस दिश रेखा, जो कि एक सदिश का ही तो रूप है, दिश रेखाखंड का मतलब एक सदिश ही तो है। इस सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए त्रिविम तल के लिए जो मूल बिंदु, जो कि रेफरेंस पॉइंट जो है हमने मान रखा है यहाँ पर, यहाँ लेकर आना है कि इस पॉइंट को यहाँ लाना है, इस पॉइंट को समांतर, मतलब ये जो दिश रेखाखंड है AB, जो AB दिश रेखाखंड है वो OP दिश रेखाखंड के समांतर है और इसी के परिमाण का है। अगर मैं OP की बात करूं, इसका परिमाण जो भी, मैं नहीं जानता इसका परिमाण कितना है, मान लेते हैं इसका परिमाण R है, तो AB सदिश का परिमाण भी कितना है? R है। ठीक है, ये चीज़। ये सामान्य सी बातें हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, पढ़ के आए हैं सदिश के अंदर। एक बार हमने इसका सदिश, इसका जो परिमाण है वो कितना मान लिया? R मान लिया। ये लंबाई मैंने R मान ली, परिमाण का मतलब लंबाई। अब देखो दिक् को ज्यों को यहाँ पर कैसे परिभाषित करेंगे। सदिश के बारे में तो हम जानते हैं, इकाई सदिश भी हो जाएगा। इकाई सदिश कि अगर ये सदिश है तो इसका परिमाण का इसका भाग दे देंगे कि सदिश बटा सदिश का परिमाण इकाई सदिश बन जाएगा। लेकिन दिक् को ज्यों को यहाँ पर कैसे लिखना है इस तल के लिए, तो उसके लिए अब जैसे दिशा शब्द को हम कोण के साथ जोड़ेंगे। कोस वैसे तो आ गया, वहाँ से पता लग जाएगी कोण की बात तो होगी। देखो वो कोण किस तरीके से कि ये जो दिश रेखाखंड है, ये जो OP जो दिश रेखाखंड है, ये दिश रेखाखंड x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और इस z अक्ष के साथ कितने कितने डिग्री का कोण बनाता है या कितने रेडियन का कोण बनाता है, वो कोण अब अपने को पता होने चाहिए। मतलब ये मैंने दिश रेखाखंड बना रखा है OP जो दिश रेखाखंड है ये x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, x अक्ष की धनात्मक दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, इस कोण को हम मान के चलते हैं अल्फा। इसी तरीके से y अक्ष की जो धनात्मक दिशा है, यहाँ जो कोण बनेगा उसको हमने मान के चला बीटा, और इसी प्रकार से z के साथ जो कोण बनेगा उसको हमने मान लिया गामा। क्या लिख देते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा कि x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ OP दिश रेखाखंड द्वारा बनाया गया कोण, या लिखेंगे OP सदिश द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। ठीक है, बीटा क्या चीज़ है? बीटा OP दिश रेखाखंड द्वारा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण कि OP सदिश द्वारा y अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण, y अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण। और इसी प्रकार से अपने लिख लेंगे गामा के लिए। ठीक है, गामा के लिए कि OP सदिश द्वारा z अक्ष की दिशा से बनाया गया कोण, z अक्ष की दिशा से बनाया गया कोण। कि अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा गामा मैंने यहाँ पर किसको माना है। तो अल्फ़ा मैंने मान लिया कि ये जो दिश रेखाखंड है ये x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, बीटा मैंने मान लिया कि ये जो दिश रेखाखंड है ये y के साथ कितना कोण बनाता है, और गामा मैंने मान लिया कि z अक्ष के साथ कितने डिग्री का या कितने रेडियन का कोण बनता है। कि ये अंतरिक्ष के अंदर कोई एक दिश रेखाखंड है और इस तरफ, ठीक है, ये दिश रेखाखंड मान लिया हमने, इस तरफ जैसे x अक्ष है तो x अक्ष के साथ अल्फा एंगल हो गया इसका, ऊपर की तरफ जैसे y अक्ष है तो y के साथ जो कोण है वो बीटा हो गया, और सामने की तरफ जैसे z अक्ष है तो ये जो एंगल है वो गामा। कि ये जो दिश रेखाखंड है ये निर्देशीय अक्षों के साथ x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष का मतलब यहाँ पर है निर्देशीय अक्ष। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना अपने को कि x, y और z ये जो तीन अपने अक्ष लिखते हैं इनको बोला जाता है निर्देशीय अक्ष। इनको कौन से अक्ष बोलते हैं? निर्देशीय अक्ष।
तो स्पेस के अंदर जैसे ये स्पेस है तो स्पेस के अंदर ये दिश रेखाखंड तीनों अक्षों के साथ कितना कोण बनाता है? तो एक्स अक्ष के साथ हमने कोण माना अल्फा, वाई के साथ कोण माना हमने बीटा और जेड के साथ कोण हमने माना गामा। कि सबसे पहले तो अपने को एंगल के बारे में पता लग जाए। तो ये जो एंगल हैं मतलब एक्स अक्ष की दिशा में पता लग गई, वाई की दिशा पता लग गई, बीटा एंगल से झुकी हुई है कि ये जो दिश रेखाखंड है ये एक्स अक्ष की दिशा में कितना झुका हुआ है, तो अल्फा के हिसाब से पता लगा, वाई के लिए बीटा के हिसाब से पता लग गया और जेड के लिए गामा से हमें पता लग गया। अब इनके लिए जो कोस का जो मान आएगा, कोसाइन के जो मान होंगे कि हमने अल्फा के लिए कोस अल्फा लिखा, बीटा के लिए कोस बीटा लिखा और गामा के लिए कोस गामा लिखा। ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये जो तीन संख्याएं हैं, ठीक है, इनको सोल्व करने पर जो भी रिजल्ट आएगा संख्याएं बनेंगी, ठीक है। ये जो तीन संख्याएं बनेंगी कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इन्हीं संख्याओं को दिक्कोज्या बोला जाता है। कि पहली चीज़ अपने को यहाँ से जो समझनी है कि कोई भी एक दिश रेखाखंड निर्देशी अक्षों के साथ जितना कोण बनाएगा उन कोणों की कोज्याओं को दिक्कोज्या बोला जाता है। कि अगर आपको अल्फा बीटा गामा के मान पता हैं, हमें अल्फा बीटा गामा के अगर मान पता हैं तो इन तीनों के लिए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा के मान हम निकाल लेंगे। तो वो जो तीन मान निकलेंगे या जो तीन संख्याएं जो हमारे पास आएंगी उन तीन संख्याओं को ही हम क्या बोलेंगे? दिक्कोज्या बोलेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि दिक्कोज्याएं जो है वो कोणों की कोज्याओं के मान हैं। कोण की कोज्या कौन से? अल्फा बीटा गामा। और ये अल्फा बीटा गामा कौन से कोण है? ये निर्देशी अक्षों के साथ बनाए गए कोण हैं। कि एक्स अक्ष की दिशा से कोण बना अल्फा, वाई के साथ बीटा और गामा बना जेड के साथ। तो इन अल्फा बीटा गामा के लिए कोस के मान निकाल लो और वो जो कोस के मान आएंगे, ये जो तीन संख्याएं, इनको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा उन्हीं को बोलेंगे एक रेखा की दिक्कोज्या। तो पहली चीज़ तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे इनको लिखना कैसे है। तो हमने देखा कि अल्फा बीटा गामा जो कि अक्षों के साथ बनाए गए कौन है? निर्देशी अक्षों के साथ बनाए गए कौन? उनके लिए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा दिक्कोज्याओं के मान हैं। कि हमने एक तो मान निकाला कोस अल्फा का, एक मान हमने निकाला कोस बीटा का और एक हमने मान निकाला कोस गामा का। ये हैं दिक्कोज्याएं। अब इन दिक्कोज्याओं को लिखना कैसे है? तो इनको लिखना है एल, एम और एन के रूप में। मतलब कोस अल्फा का जो भी उत्तर आएगा, कोस अल्फा को हल करने से जो भी संख्या बनेगी उसको एल के बराबर लिखना होता है। फिर कोस बीटा के लिए जो उत्तर आएगा उसको एम के बराबर लिखना होता है। गामा के लिए जो उत्तर आएगा उसको एन के बराबर लिखना होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ अपने समझ सकते हैं, वो ये कि अभी जैसे मान लो कि एक्स और इधर एक्स डैश है। ठीक है, सिर्फ अपने एक और एक्स अक्ष की बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई एक मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स अक्ष मान लिया और इस तरफ हमने एक्स डैश मान लिया और यहाँ पर कोई एक दिश रेखाखंड है। अब उन्होंने देखा कि दिश रेखाखंड जो है वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। अगर मैं इस तरफ के एंगल की बात करूँ तो ये एंगल अल्फा है। अगर इस तरफ का एंगल अल्फा है तो इस तरफ का जो एंगल है वो क्या होगा? तो उसको ज्ञात करने उसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक दिश रेखाखंड हमने बनाया और इसको नाम दे दिया OP और ये जो एंगल है वो है अल्फ़ा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ इतने की कि ये एंगल यहाँ पर हमारे पास कितना है? अल्फ़ा है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो अगर इसकी बात करें तो ये बनेगा पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब 180 माइनस अल्फ़ा। अब ध्यान देना, दिशा मैं ये वाली भी ले सकता हूँ, दिशा अपने ये एक्स डैश वाली भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें धनात्मक दिशा में ही चलना है, हम माइनस की तरफ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को ये चीज़ समझनी है, नोट लगा के इसको अपने लिख सकते हैं। ये बीटा के लिए भी होगा और ये चीज़ गामा के लिए भी हो जाएगी कि अगर कोस अल्फ़ा, यदि कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा किसी रेखा की दिक्कोज्याएं हैं तो उसी रेखा के लिए कोस पाई माइनस अल्फ़ा, कोस पाई माइनस बीटा या कोस पाई माइनस गामा। अच्छा, इतना लिखने के बजाय अपने इसको सरल भी कर सकते हैं कि कोस 180 माइनस थीटा हम जानते हैं माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा
माइनस का कोस बीटा और माइनस का कोस गामा। तो अगर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा किसी रेखा की दिक्कोजाएं हैं तो माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा भी उसी रेखा की दिक्कोजाएं होंगी, उसी रेखा की दिक्कोजाएं होंगी। और इसको अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एल एम और एन किसी रेखा की दिक्कोजाएं हैं तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी उसी रेखा के लिए ही दिक्कोजाएं हैं। ये वही बात होगी जब हमने लंबवत सदिश एक देखा था, तल के लंबवत बाहर की तरफ और तल के लंबवत अंदर की तरफ, सिर्फ दिशाओं का फर्क था और कोई भी फर्क नहीं था। वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम एल को किसी रेखा की दिक्कोजाएं बोलते हैं तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी उसी रेखा की दिक्कोजाएं होंगे। तो सब दिक्कोजाओं के अंदर अभी एक बार अपने को इतना ही समझना है कि अगर अपने को एंगल दे रखा है तो एंगल के हिसाब से अपने दिक्कोजाएं कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो धनात्मक दिशाओं के अगर एंगल है तो उसके हिसाब से लिख देंगे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के मान निकालकर, और उसी के विपरीत अगर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, माइनस लग जाएगा बस आगे। तो ये अपने को समझना है कि दिक्कोजाओं को एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सूत्र एल का मैंने आपको बता दिया, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है। माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी लिख सकते हैं, दोनों ही में कोई भी अंतर नहीं है कि अगर एल दिक्कोजाएं हैं तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी क्या होंगे, दिक्कोजाएं होंगे। अब अपने अगला जो टॉपिक इसी के अंदर वो है रेखा की दिक्कोजाओं में संबंध। अब अपने इस टॉपिक की बात करते हैं, दूसरे टॉपिक की। तो देखिए दूसरा जो टॉपिक है रेखा की दिक्कोजा में संबंध। इस टॉपिक को करने से पहले एक बीच में एक पॉइंट और बचा हुआ है, उस पॉइंट को अपने कर लेते हैं। वो पॉइंट है कि निर्देशी अक्षों की दिक्कोजाएं, निर्देशी अक्षों की दिक्कोजाएं, और निर्देशी अक्ष अपने जानते ही हैं, अभी मैंने आपको बोला भी है, निर्देशी अक्ष का मतलब है एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष। कि मुझे ये बताना है कि एक्स अक्ष की दिक्कोजा क्या होगी, वाई की कितनी होगी, जेड की कितनी होगी। एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन तीनों अक्षों की दिक्कोजाएं। जिस तरीके से हमने आई कैप जे कैप और के कैप को परिभाषित किया था, आई कैप जे कैप और के कैप सदिशों के अंदर, उसी प्रकार से निर्देशी अक्षों की दिक्कोजाओं को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। और इसका मीनिंग क्या है तो वो देखिए कि अगर मैं एक्स अक्ष की बात कर लूँ, एक्स अक्ष की दिक्कोजाएं, एक्स अक्ष की दिक्कोजाएं, तो मैंने आपको बोला है कि दिक्कोजाएं अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको सिर्फ अल्फा बीटा और गामा, आपको अल्फा बीटा और गामा ये तीन मान जो है वो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष की दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है, पहले अपने वो जो त्रिविम तल है उसे बना लेते हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और इधर हो गया ये जेड अक्ष। मुझे इस रेखा की दिक्कोजाएं बतानी है, तो इस रेखा के लिए अल्फा का मान कितना होगा। अब अल्फा क्या था, अल्फा था कि एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण। अब एक्स अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के साथ ही कितना कोण बनाएगी, तो एक्स अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के साथ, अब दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री, यहाँ पर कितना कह देंगे अपने 0 डिग्री। अब बात कर लेते हैं अपने, ठीक है, अल्फा यहाँ पर 0 हो गया, खुद के साथ बनाया गया कोण जो है वो 0 हो गया। अब अपने को ये देखना है कि बीटा, ये एंगल बीटा, कि एक्स अक्ष का वाई के साथ मतलब बीटा जो एंगल है वो क्या होगा, तो ये अपने जानते हैं कि 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हमने लिख देंगे 90 डिग्री। और इसी तरीके से गामा के लिए कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो गामा जिसको अपने बोलते हैं, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को सोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, फिर कोस 90 डिग्री। कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को सरल किया हमने, तो कोस 0 का मान 1, कोस 90 का मान 0, फिर कोस 90 का मान 0। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये वाला जो मान है वो L के बराबर है, ये वाला जो मान है वो M के बराबर, और ये वाला जो मान है वो किसके बराबर है, N के बराबर है। और किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए। कि एक्स अक्ष की जो दिक्कोजाएं हैं, एक्स अक्ष की दिक्कोजाएं बराबर होती हैं 1,0,0। ठीक है, एक्स अक्ष की दिक्कोजाएं, एक्स अक्ष की दिक्कोजाएं हैं 1,0,0। इसी प्रकार से वाई अक्ष की दिक्कोजाएं लिख सकते हैं, और इसी तरीके से जेड अक्ष की भी दिक्कोजाएं हम लिख सकते हैं। तो ये आप खुद करके देख सकते हैं कि वाई अक्ष की जो दिक्कोजाएं वो आएंगे 0,1,0, और इधर आ जाएगा 0,0,1। तो इस तरीके से ये रिजल्ट अपने को और ध्यान में रखना है।
तो अभी अपना टॉपिक है रेखा की दिक्कोजाओं में आपस में संबंध, कि रेखाओं की दिक्कोजाओं का आपस में क्या संबंध हो सकता है, कि एल, एम और एन आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखिए कैसे करना है इस टॉपिक को, कि हम सबसे पहले तो बनाएंगे वही त्रिविम तल, जेड अक्ष, एक्स अक्ष और इधर है हमारे पास है वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ बनाएंगे वही ओपी दिश रेखाखंड, ओपी दिश रेखाखंड। और इस दिश रेखाखंड की लंबाई वगैरह मैंने यहाँ पे वो बताई रखी है आपको। इसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। और यहाँ जो एंगल होंगे अल्फा, बीटा और इधर से गामा। ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा तो अपने जानते ही हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ लिख ही लेते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ये तो मैं जानता ही हूँ एल, एम और एन के बराबर है। ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा के मान हमने जानते हैं। ध्यान देना संबंध कैसे निकालेंगे। ये अंतिम बिंदु है पी अंतिम बिंदु। पहले तो आप क्या करना, इसके निर्देशांक लिख लेना कि x, y, z। मान लिया मैंने पी बिंदु के निर्देशांक है x, y, z। और फिर अपने क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींच देंगे, इसको नाम दे दो कुछ भी a। ठीक है, और a बिंदु के निर्देशांक मैं यहीं लिख देता हूँ। a बिंदु के निर्देशांक आएंगे x, 0, 0। ये कैसे लिखे, क्योंकि x अक्ष के ऊपर y और z जो निर्देशांक होता है वो 0 हो जाता है, और बचा x वाला निर्देशांक तो वो ये खुद हो जाएगा x के बराबर। कि ये जो लंबाई है ये लंबाई x के बराबर है, ये लंबाई किसके बराबर है, x के बराबर है। और कोस अल्फा बराबर क्या लिखा, l। यहाँ से अगर मैं कोस अल्फा का मान निकालना चाहूँ समकोण त्रिभुज से लाल बटा कका के नियमों का यूज़ करते हुए, कि अल्फा के लिए ये आधार और ये कर्ण, तो कोस अल्फा का मान मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ कि कोस अल्फा मेरे पास आएगा x बटा आर, या यूँ कहें कि l बराबर आएगा x बटा आर, या यूँ कहें कि x बराबर आएगा एल आर। x बराबर कितना आएगा, एल आर। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बाकी इसमें ज़्यादा अपने टाइम नहीं खराब करेंगे, मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा। इसी प्रकार से y बराबर अगर आप सोल्व करोगे तो y बराबर एम आर आएगा, और z बराबर सोल्व करो तो z बराबर आएगा एन आर। ठीक है, ये बातें हम अच्छे से जानते हैं। अब देखना O से P तक की जो लंबाई है वो r के बराबर है, तो दूरी सूत्र का यहाँ पे यूज़ कर लो, और दूरी सूत्र से OP लंबाई का मान ज्ञात कर लो। तो OP देखो, OP बराबर किसके, r के। दूरी सूत्र लगाओ, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बनेगा x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर और z - 0 का स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, r के। रूट हटाओगे उधर स्क्वायर हो जाएगी, और इधर आएगा x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर, और ये बराबर आएगा r स्क्वायर। और x, y, z के मान ये रहे, x का मान एल आर, y का मान एम आर और z का मान है एन आर। तो ये x, y, z के मान मैं यहाँ लिखूँगा, तो ये बनेगा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर, एम स्क्वायर, आर स्क्वायर, एन स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन निकाल के जब सोल्व करोगे ना तो ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो ये एक संबंध है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये अपने को याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। दिक्कोजाओं के वर्गों का जो जोड़ होता है, दिक्कोजाएं हैं इनके वर्गों का जो जोड़ है, स्क्वायर का जो जोड़ है वो बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। दिक्कोजाओं के वर्गों का जोड़ 1 होगा। कि अगर कोई 3 संख्याएं दिक्कोजाएं बनना चाहती हैं तो तभी बन पाएंगी जब उनके वर्गों का जोड़ 1 आ जाए। अब इससे अपने क्या रिजल्ट जो है वो सोच सकते हैं कि कोई अपने से पूछे कि क्या 2, 3, 4 किसी रेखा की दिक्कोजाएं बन सकती हैं क्या। कोई अपने से पूछे क्या ये एल एम एन के मान हो सकते हैं क्या, क्या एल का मान 2, एम का मान 3 और एन का मान 4 हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता और क्यों, कैसे पता लगेगा ये, तो ये यहाँ से पता लगेगा कि अगर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1 हुआ तभी ये एल एम एन के मान बन सकते हैं या किसी रेखा की दिक्कोजाएं बन सकती हैं, अदरवाइज ये नहीं बन पाएंगी। कि इनका स्क्वायर करके और इनका जब जोड़ करेंगे और वो अगर 1 के बराबर आ गया तभी हो पाएगा। कोई अपने से पूछे कि 1/√3 1/√3
और 1/√3। क्या ये LMN के मान हो सकते हैं क्या ये LMN के मान हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इनकी स्क्वायर करो, 1/√3 की स्क्वायर करो 1/3, इसका स्क्वायर करोगे 1/3, यहाँ इसका स्क्वायर करोगे 1/3, और जब तीनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर किन्हीं तीन संख्याओं के वर्गों का जोड़ अगर 1 आता है, अगर किन्हीं तीन संख्याओं के वर्गों का जोड़ अगर 1 आता है, तो इसका मतलब वो LMN के मान बनेंगे या बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो उनको LMN के बराबर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि संबंध, अभी तो ये संबंध आया कि L² + M² + N² बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसको मैं एक दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ, तो वो देखिए, कि अपनों ने लिखा कि L² + M² + N² बराबर कितना? 1 लिखा ना। और LMN किसके बराबर है? cos अल्फा cos बीटा cos गामा के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, cos² अल्फा फिर cos² बीटा फिर cos² गामा बराबर 1। तो इस रूप में भी ठीक है, चाहे तो ऊपर वाला रूप याद कर लो, चाहे नीचे वाला रूप याद कर लो, एक ही बात है। और एक रूप और है, वो देखो कैसे। क्या मैं cos² अल्फा को लिख सकता हूँ 1 - sin² अल्फा, cos² बीटा को 1 - sin² बीटा, और cos² गामा को 1 - sin² गामा। ठीक है, लिख सकते हैं। 1 1 और 1 3, माइनस कॉमन निकाल लूँगा साइन से, सभी साइन से माइनस कॉमन निकाल लूँगा, तो सारे साइन प्लस के हो जाएंगे। sin² अल्फा फिर sin² बीटा sin² गामा बराबर 1। ये माइनस वाला पद उधर जाएगा और ये एक इधर आ जाएगा, तो 3 - 1 बराबर sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। तो ये 2 बराबर sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। तो एक ये रिजल्ट भी, अगर साइन के रूप में याद रखोगे तो 2 बराबर के बराबर में 2 आएगा कि L² M² N² बराबर होता है 1, cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा बराबर होता है 1, लेकिन sin² अल्फा sin² बीटा sin² गामा बराबर कितना होता है? 2 होता है। एग्जाम्पल भी है ये, ठीक है, ये एग्जाम्पल के अंदर ये पूछा भी हुआ है कि ऐसे सिद्ध करके बताइए। और एक रिजल्ट और है जो कि cos 2 अल्फा के रूप में है, इसी से बना है। वो cos 2 अल्फा का जो सूत्र है उनका अपने को यूज़ करना पड़ेगा। कि अपने से पूछा इसने कि cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा, इसका मान क्या होगा? ठीक है, इन तीनों का जोड़ क्या होगा? कि अगर cos² अल्फा cos² बीटा और cos² गामा का जोड़ अगर 1 है, तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा का मान क्या आएगा? तो इसके लिए भी अपने को डायरेक्ट सूत्रों का ही यूज़ करते हुए इसको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान सिद्ध। तो क्या करना है? cos 2 अल्फा का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है 2 cos² अल्फा - 1। cos 2 बीटा भी बन जाएगा 2 cos² बीटा -1, और ये बन जाएगा 2 cos² गामा -1। तो देखना -1 -1 -1, ये तो माइनस का 3 अलग से आ जाएगा। फिर 2 cos² 2 cos² 2 cos² 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और ये आ गया cos² अल्फा cos² बीटा और cos² गामा। ठीक है, और इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना होता है? 1 होता है। तो ये बना -3 प्लस का 2 गुणा में 1, -3 प्लस का 2 बराबर आ गया -1। तो अब अपने पास यहाँ से 3 रिजल्ट आ गए। 3 रिजल्ट कौन कौन से? एक रिजल्ट तो है कि इन तीनों का जो वर्ग है उसका जोड़ 1 होता है। तीनों के वर्गों का जो जोड़ है वो कितना होगा? 1 होगा। एक तो ये रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है कि साइन के रूप में वर्ग करोगे तो 2 आएगा, साइन के रूप में वर्ग करोगे तो 2 आएगा। और तीसरा, अगर cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा का मान निकालोगे तो वो मान कितना आएगा? माइनस आएगा। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो कि बुक के अंदर अपने को एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि दिक् कोसेयों का आपस में संबंध। अब अपने बात करते हैं अपने तीसरे इस पॉइंट की, एक रेखा के दिक् अनुपात। तो देखिए, तीसरा टॉपिक है रेखा के दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात क्या चीज़ है? जैसे मैंने बोला कि दिक् कोसेयों कोई 3 संख्याएं हैं, LMN 3 संख्याएं हैं, लेकिन खास प्रकार की संख्याएं जो कि एक निश्चित दिशा में होती हैं, इकाई सदिश के रूप में होती हैं, और अल्फा बीटा गामा एंगल से रिलेटेड हैं। और अल्फा बीटा गामा की बात हमने कर ली थी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो बने हुए कोण है वो अल्फा बीटा गामा है। दिक् अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो दिक् अनुपात भी 3 संख्याएं हैं।
जिस तरीके से दिक् कोज्याएं तीन संख्याएं मैंने बोला जिनके वर्गों का जोड़ 1 होता है, उसी प्रकार से दिक् अनुपात भी कोई ना कोई तीन संख्याएं, लेकिन अब यहाँ किस प्रकार से है तो देखो कि हमने ये लिखा कि L बराबर कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा, फिर हमने लिखा था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। अल्फ़ा बीटा गामा मैंने आपको बता ही रखा, डायग्राम के अंदर अगर आप बनाना चाहो तो बना लो एक बार कि ये अल्फ़ा बीटा और गामा, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, ठीक है। इस तरीके के डायग्राम के लिए ये रिजल्ट हमारे पास है। अब दिक् अनुपात किस तरीके से यहाँ पर परिभाषित किया गया है तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि ऐसी कोई तीन संख्याएं, ऐसी कोई तीन संख्याएं, कोई तीन संख्याएं, ठीक है, मैंने कोई तीन संख्याएं लेनी है अभी, तो ऐसी कोई तीन संख्याएं, ऐसी कोई तीन संख्याएं जो एल एम और एन के समानुपाती हों, जो एल एम एन के क्या हों, समानुपाती हों, उन्हें ठीक है, उन्हें दिक् अनुपात कहा जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे, दिक् अनुपात। कि आप कोई भी तीन संख्याएं सोचो ऐसी जो इनके समानुपाती हो जाएं, तो उन्हीं को अपने दिक् अनुपात बोल देंगे। सिर्फ इतना ही अपने को ध्यान में रखना है कि एलएमएन के समानुपाती कोई भी तीन संख्याएं, उनको क्या बोलना है, दिक् अनुपात बोलना है। यहाँ पर दिक् अनुपात को, एलएमएन का मतलब तो दिक् कोज्याएं हैं, एलएमएन का मतलब दिक् कोज्याएं हैं, दिक् अनुपात का मतलब ए बी और सी से लेना है। यहाँ लिखेंगे इन्हें ए कोमा बी कोमा सी से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें ए कोमा बी कोमा सी से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो ए है, ठीक है, ए एल के समानुपाती है, या ये मतलब ये एल, जो एल और ए में समानुपाती आपस में संबंध रहेगा, एम और बी का संबंध आपस में है, एन और सी का संबंध आपस में, लेकिन इनका अनुपात बराबर है। इनका जो अनुपात है वो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एल और ए समानुपाती हैं, एम और बी समानुपाती हैं, एन और सी समानुपाती हैं, ठीक है। ये समानुपाती के लिए हमने निशान यूज़ किया है। अब यहाँ से क्या होगा, L बराबर, ये हम जानते हैं, जब इस निशान को हटाएंगे जब बराबर आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा K। मैंने तीनों के लिए K ही यूज़ किया है क्योंकि तीनों के लिए मैंने लिखा है कि समान अनुपात, अनुपात जो है वो क्या है, समान है, कि इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है। मैंने अनुपात को K मान लिया, ठीक है। दिक् अनुपात की परिभाषा तो यहीं तक ही है। ये दिक् अनुपात की परिभाषा यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि दिक् अनुपात का मतलब क्या। कोई अपने से पूछे कि दिक् अनुपात है क्या, तो दिक् अनुपात ऐसी कोई तीन संख्याएं हैं जो दिक् कोज्याओं के समानुपाती होती हैं। अब यहाँ से क्या कुछ अपने ज्ञात कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो देखना, ये L का मान, ये M का मान और ये N का मान, ठीक है। हमने लिखा L समानुपाती A, M समानुपाती B और N समानुपाती C। समानुपाती इसी तरह इसको हटाएंगे तो बराबर का निशान और एक कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर का निशान कांस्टेंट, बराबर का निशान कांस्टेंट। और ये जो LMN के मान है ये यहाँ लिखो, तो लिखोगे तो क्या बनेगा, मैं LMN के जो मान है वो यहाँ लिख रहा हूँ, तो K स्क्वायर A स्क्वायर, फिर K स्क्वायर B स्क्वायर और फिर K स्क्वायर C स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से K का मान आ जाएगा, पहले इसको अपने सोल्व कर लें पूरा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1। तो K स्क्वायर बराबर आएगा 1 बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या यूँ कहें कि K का जो मान है वो आएगा प्लस माइनस 1 बटा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हमारे पास K का मान है। मतलब मैंने वो अनुपात याद कर लिया, वो अनुपात कितना है, तो वो अनुपात है प्लस माइनस 1 बटा रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। अब अपने को करना क्या है, अब ये जो K का मान आया, ये K का मान मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है। ये जो K का मान है वो अपने यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो इससे होगा क्या, तो L बराबर आएगा प्लस माइनस A बटा में रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
m बराबर आएगा प्लस माइनस बी बटा में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर आ जाएगा इसी तरीके से प्लस माइनस सी बटा में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये lmn के मान। ये कैसे निकाले, यहाँ से k का मान, वो वाला जो k का मान है वो यहाँ लिखा, तो l का मान आ गया, m का मान आ गया, n का मान आ गया। तो एक ये रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना है, ये दिक् अनुपात और दिक् कोज्याओं का आपस में संबंध आ गया कि अगर अपने को a b c के मान पता है तो अपने lmn के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि अपने पढ़ रहे हैं दिक् अनुपातों के बारे में, तो दिक् अनुपात के बारे में सिर्फ अपने को ये एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या है कि तीन संख्याएं लेकर आओ, कोई ऐसी तीन संख्याएं जो L, M और N के क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। अगर कोई तीन संख्या L, M, N के समानुपाती है तो उनको क्या बोलेंगे, दिक् अनुपात बोलेंगे। तो मैंने बोला कि दिक् अनुपातों को A, B और C से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये A, B, C दिक् अनुपात हैं तो ये दिक् अनुपात L, M, N के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में समानुपाती, ये लो समानुपाती लिख दिया, बराबर का निशान लगाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा। ये तीनों मान lmn के मान इस प्रतिबंध में जो कि हम पढ़ के ही आए हैं, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखने से k का मान आ गया, और k का मान वापस मैंने यहाँ पर जब लिख दिया तो मेरे पास lmn के एक नए सूत्र आ गए। ये lmn का एक दूसरा सूत्र है जो अपने को याद रखना है। पहला सूत्र तो ये रहा, अब आपके पास lmn के टोटल आ गए दो सूत्र, lmn के दो सूत्र आ गए। पहला सूत्र ये हमने लिख ही रखा है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा lmn के बराबर होता है। दूसरा सूत्र ये वाला है कि l का मान निकालें तो प्लस माइनस a बटा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर m का मान, फिर इसी तरीके से n का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि a, b और c के मान अपने कैसे ज्ञात करेंगे, या क्या हमें ये दिए होंगे या अपने को ये ज्ञात करने होंगे। मतलब अल्फा बीटा गामा अगर एंगल अपने को पता है तो lmn के मान आ सकते हैं, a, b, c के मान अगर पता है तब भी lmn के मान ज्ञात हो सकते हैं। तो अब lmn का मान ज्ञात करने के लिए a, b, c का ज्ञात होना जरूरी है। अब a, b, c किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अपने पास ये चौथा जो टॉपिक है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। अब अपने इसकी बात करते हैं। तो देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, कि मेरे पास कोई दो बिंदु हैं A और B, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया से। अब इन दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बना इसके दिक् अनुपात, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, रेखा कहो तो इस तरीके से आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, उसी आधार की एक रेखा बन जाएगी। तो अब हमें चाहिए दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात या दिक् कोज्याएं, ठीक है, दोनों ही चाहिए, दोनों ही, या नहीं तथा। तो देखो कैसे, अगर मुझे A बिंदु के निर्देशांक पता है x1, y1, z1 और यहाँ x2, y2 और z2, तो इसका एक सिंपल सा एक सूत्र है जो सूत्र अपने को याद रखना है सिर्फ। तो देखो कैसे कि A, B और C कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो A, B और C को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो A, B, C ज्ञात करने का ये सूत्र मैंने आपके सामने शॉर्ट में लिख दिया कि दो बिंदु हैं और दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। जैसे हमने सदिश ज्ञात करते थे, जैसे हम सदिश ज्ञात करते थे, ध्यान देना कि सदिश अब यहाँ पर एक तरीके से दिक् अनुपात का रूप ले लेगा, और इकाई सदिश वो मैंने आपको बोला ही है, दिक् कोज्याएं। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि दिक् कोज्या की बात आती है तो इकाई सदिश से रिलेटेड है, दिक् अनुपात सदिश से रिलेटेड है। और सदिश कैसे ज्ञात करते थे, दो बिंदुओं से जो भी दिश रेखाखंड बनता था, ये दिश रेखाखंड बना दिया, ये सदिश कैसे निकलता था, तो ये सदिश ज्ञात करते थे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते थे। तो उसी तरीके से अपने को दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ये दिक् अनुपातों को ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, ये दिक् अनुपातों को ज्ञात करने का सूत्र है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, या फिर x1 माइनस x2, या तो ये तीन लगा दो सूत्र या ये लगा दो सूत्र। हम ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों का यूज़ करेंगे, इनका यूज़ हम बहुत कम करेंगे। और यहाँ से एक रिज़ल्ट और ध्यान रखना है कि यदि A, B, C दिक् अनुपात हैं, यदि A, B, C दिक् अनुपात हैं किसी एक रेखा के, ठीक है, किसी एक रेखा के, तो माइनस A माइनस B माइनस CB उसी रेखा के दिक् अनुपात होंगे, जैसा कि हमने lmn के लिए लिखा था।
अगर ए बी सी किस रेखा के दिक् अनुपात है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी उसी रेखा के क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। दिक् को जाए तो ये लिख ही रखा है सूत्र, दिक् को जंगले सूत्र तो हमने लिख ही रखा है कि अगर मुझे ए बी सी का मान पता लग गया तो मैं एल एम एन के मान भी तो निकाल लूंगा। ठीक है, अब अपने जो 14.1 जो एक्सरसाइज है उसके जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है 4 क्वेश्चन है, उनको अपने सोल्व करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो देखिए कैसे इनको सोल्व करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा की दिक् कोसाइन मतलब दिक् को जाएं, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों से, निर्देश अक्ष मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर दे रखे हैं और हमें कोस अल्फा का मान ज्ञात करना है, कोस बीटा का मान ज्ञात करना है, कोस गामा का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा तीनों का वर्गमूल जो इनका जो जोड़ है वो बराबर 1 होता है ना। अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के, तीनों आपस में बराबर है। तो देखो क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा, फिर कोस स्क्वायर अल्फा, फिर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तीनों को अल्फा के रूप में लिख लिया, बीटा की जगह भी अल्फा, गामा की जगह भी अल्फा, तीनों आपस में बराबर है, तीनों का जोड़ हो जाएगा तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा 1/3 कोस अल्फा प्लस माइनस 1/√3। तो लो कोस अल्फा का मान ज्ञात हो गया। अच्छा, अगर कोस अल्फा का मान हमें पता लगे तो क्या कोस बीटा नहीं लिख सकते या कोस गामा नहीं लिख सकते? तो वो भी तो लिख सकते हैं हमने। कोस बीटा का मान भी यही आएगा जो कोस अल्फा का मान है, क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर है। कोस गामा का मान भी यही आएगा। तो हमने कह सकते हैं कि कोस अल्फा का मान प्लस माइनस 1/√3, इसी प्रकार से कोस बीटा का मान प्लस माइनस 1/√3 और आगे आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 कोस गामा का मान। तो ये दिक् कोज्याओं के मान है, तो ये अपना रिजल्ट है। ठीक है, ये अपना फाइनल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए और बी दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो भी रेखा है, ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड या उनसे बनने वाला जो रेखा बनेगी जो इनसे, ठीक है, इस रेखा के अपने को क्या करने हैं, दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। इस रेखा की अपने को दिक् कोज्याएं, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी, दो बिंदुओं से जो रेखा गुजरती है उसकी दिक् कोज्याएं। तो अभी हमने किया ही है, ये कैसे कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो अपने ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी के मान लिखेंगे कि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 कि 4 - 4 5 - 2 7 - 3 या 0 3 4। अब वो एल एम एन वाला सूत्र कि L बराबर है प्लस माइनस ए बटा में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से L का मान आएगा प्लस माइनस 0 बटा में रूट, ठीक है, ए का मान तो 0 है, वैसे तो सारा 0 ही हो जाएगा, पर एक बार लिख ही लो कि ए का मान 0 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, फिर बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूँगा 9 और 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16। तो L बराबर आया प्लस माइनस 0 बटा में रूट 25, L बराबर आया 0, 25 का रूट करूँगा तो 5 बन जाएगा, तो वो 0 ही रहने वाला है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, शून्य को छोड़कर, तो 0 आएगा रिजल्ट। अब अपने M का मान निकाल लेते हैं। तो प्लस माइनस, अब ऊपर B है, ऊपर क्या है B, तो B का मान 3, तो प्लस माइनस 3 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, वहाँ सूत्र में मान लिख रहा हूँ, और बटा में रूट, यहाँ तो 25 ही बनेगा, सब में बटा में एक ही जैसा पद है। तो M का मान आ गया प्लस माइनस 3 बटा 5 और इसी तरीके से N का मान आएगा प्लस माइनस 4 बटा 5। तो L M, ठीक है, L M और N, L M N के मान, ये L M N के मान है। ठीक है, कि इसने बोला था दिक् कोज्याएं ज्ञात करो, तो हमने दिक् कोज्याओं के मान ज्ञात कर दिए। तो पहले आप L का मान, इसका जो उत्तर है ना वो आप ऐसे लिखना कि पहले L का मान लिखोगे प्लस माइनस 0, हालांकि 0 तो चाहे प्लस किया चाहे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 लिखा, फिर कॉमा लगा के M का मान प्लस माइनस 3 बटा 5, फिर कॉमा लगा के प्लस माइनस 4 बटा 5। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है। और लिखते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ बता दूं मैं कि कभी भी आप इनको ब्रैकेट में मत लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना नहीं है,
हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिख भी देंगे तो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर लिख दोगे तो फिर ये एक बिंदु के निर्देशांक बन जाएंगे। मतलब अपने को भ्रम पैदा हो जाएगा एक बिंदु के निर्देशांक होने का, कि अगर मान लो आपके सामने ऐसे कुछ लिखा हुआ 0 ±3/5 ±4/5, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये z निर्देशांक है। मतलब एक बिंदु के निर्देशांक के बारे में अपने को यहाँ पर एक भ्रम पैदा हो जाएगा अगर अपने इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ब्रैकेट में लिखना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बीच में नोट के रूप में इसको लिख सकते हैं कि दिक् कोजाओं को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, ना ही दिक् अनुपातों को अपने ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कभी भी इनको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता। आप डायरेक्ट कॉमा लगा के लिख दीजिए, बस बहुत इतना ही। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ए, बी और सी के मान दे रखे हैं। आपको डायरेक्ट ये वाला सूत्र तीसरे क्वेश्चन के अंदर यही सूत्र लगाना है। तीसरे क्वेश्चन में ए का मान तो है 2, बी का मान है -1 और सी का मान है -2। बस इसी सूत्र का यूज़ करो, रिजल्ट निकाल लीजिए। अब अपने बात करें इसके चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन एंगल दे रखा है और सदिश से संबंधित है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि हमें आर सदिश के लिए अल्फा, बीटा और गामा दे रखा है। मतलब एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कौन, वाई अक्ष के साथ बनाया गया कौन और जेड अक्ष के साथ बनाया गया कौन। अल्फा, बीटा, गामा के मान दे रखे हैं। साथ में इस आर सदिश की लंबाई भी दे रखी है। लंबाई कितनी है इसकी, 2। हमें आर सदिश ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आर सदिश। तो देखिए आर सदिश के लिए पहले तो अपनी स्थितियां बना लें कि किस तरीके से बनेगा ये। जेड अक्ष मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और यहां बना लेते हैं अपने आर सदिश। ये लो दिशा दे दी, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास x, y, z। ये एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो OP सदिश मैं यहाँ लिख रहा हूँ, OP सदिश। अब ये OP सदिश ज्ञात कैसे होगा, तो दो बिंदुओं से, मतलब P बिंदु का स्थिति सदिश तो है ये जो OP सदिश है, ये P बिंदु का स्थिति सदिश है। P बिंदु का स्थिति सदिश मैं यहाँ लिख दूँ कि P का स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष निकलता है। तो कैसे निकलता है, बस उसके जो निर्देशांक हैं उनके साथ i कैप, j कैप और z कैप लगाना होता है। ये स्थिति सदिश को लिखने का तरीका है मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष ही लिखा जाता है स्थिति सदिश। कोई भी स्थिति सदिश अगर लिखना हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष लिखा जाता है। तो OP जो सदिश है जो कि मूल बिंदु के लिए P बिंदु का स्थिति सदिश है, तो P बिंदु के निर्देशांक दे लो कितने हैं, उसके साथ i, j, k लगाना है। तो ये हमारे पास एक तरीके से सदिश आ गया। लेकिन x, y और z के मान हमारे पास नहीं है। अब x, y, z के मान अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने एक संबंध बीच में करवाया था दिक् कोजाओं का, जब उन्होंने इस संबंध की बात की थी तो वहाँ हमने लिखा था कि x बराबर होता है LR, y बराबर होता है MR और z बराबर होता है NR के। अगर नहीं भी ध्यान तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने वो संबंध लिखा था भी कि x बराबर LR, y बराबर MR और z बराबर NR। इसका आप यूज़ करो, और x, y, z के मान निकालो। लेकिन LMN के मान अभी हमें नहीं पता, तो LMN के मान निकालने पहले ज़रूरी है। तो L का मान तो है कोस अल्फ़ा, M का मान है कोस बीटा और N का मान है कोस गामा। तो L बराबर अल्फ़ा का मान 45 डिग्री, मैं डायरेक्ट लिखूँगा कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और फिर कोस 120 डिग्री का मान -1/2। ये हमारे पास LMN के मान आ गए। अब R का मान क्या है, मतलब R इसकी लंबाई तो है, तो इसकी लंबाई किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो R का मान कितना है, 2। तो ये जो मान है, ये वाले मान, ये मान यहाँ लिखो, x, y, z के मान निकाल लो। तो x का मान, तो L और R का गुणा x के बराबर है, तो इन दोनों का गुणा मतलब 2/√2, या यूँ कहूँ कि √2 से अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो क्या बनेगा, ये √2 का अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूँ या फिर 2 को ही लिख दूँ √2 × √2 तो 1 √2 कट जाएगा। मैं इसको ऐसे तो कह सकता हूँ ये √2 के बराबर है, कर सकते हो ये आप काम आसानी से। y का मान, इन दोनों का गुणा करो, तो इन दोनों का गुणा करूँगा, y के लिए m और r का गुणा करना पड़ेगा, तो इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, 2 से 2 कट जाएगा तो 1। और z का मान,
इन दोनों का गुणा, 2 से 2 कट जाएगा -1। तो x का मान, फिर y का मान और ये z का मान, ये x y z के मान है, ये मान यहाँ लिखो। तो OP सदिश मतलब r सदिश आ जाएगा। तो r सदिश तो √2 i कैप, फिर 1 j कैप, फिर -k कैप। तो ये अपना 4th क्वेश्चन। थैंक यू।